हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज बज चुके हैं शाम के 7 और कल यानी कल के बाद परसों 1 तारीख को आपका है पेपर, ठीक है। वो भी किस चीज़ का पेपर है? मैथ का पेपर है। तो उसके लिए हम आप लोगों को कुछ लेके आए हुए हैं। हम आपके लिए 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करके ले आए हैं और वो 25 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आने हैं, उसी पैटर्न पे आने हैं। उस 25 क्वेश्चन को आप जो है अगर वीडियो को प्ले कर दिए हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बीच में आधा अधूरा मत छोड़िएगा। यकीन मानिए वहां से क्वेश्चन आपके बनने हैं। हम 170 में 70 नंबर की तो गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन 70 में से 50 नंबर जरूर वहां से आपके फंसने हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और जो भी क्वेश्चन बताते हैं, जिस जिस टाइप के बताते हैं उस टाइप के आप क्वेश्चन लगा लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा और आप तो अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर ही रहे हैं। तो देखिए आज है क्या, गणित के 25 प्रश्नों का अंतिम वार। गणित के 25 प्रश्नों का अंतिम वार जो आपके पेपर का करेगा बेड़ा पार। अब इसको लिख दिए हैं पेपर लीक, ठीक है। पेपर लीक है, लेकिन जा किसी को बताइएगा मत, नहीं तो जेल उल हो जाएगी हमारी। कहेंगे कि मान साहब पेपर लीक करवा दिए। तो ये गेस्ट पेपर है, ठीक है। तो समझिए है क्या, इसमें हम आपको 25 क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये अंतिम वार इसलिए है क्योंकि इसके बाद अब हाई स्कूल का कोई भी वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों के लिए, आप लोग जो है मैथ का पेपर देने के बाद फिर क्या करेंगे, हाई स्कूल का वीडियो। फिर जो 9th में है आपके जूनियर लोग, उनके लिए फिर से पढ़ाया जाएगा। तो वो एक नए तरीके से शुरुआत होगा और ये आपका अंतिम वार है। इसमें आप जो है 25 क्वेश्चन को पूरा देखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में आप बताएंगे कि आपको 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। अब देखिए, हम ये नहीं गारंटी लेते हैं कि हूबहू जो हम बता रहे हैं वही प्रश्नों में छप जाए, लेकिन इतनी गारंटी लेते हैं कि अगर आपको लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों का जांच कीजिए, तो इसी टाइप के सवाल बनेंगे। लेकिन ये आपके ये अंक बदल सकते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बहुपद की जगह दूसरा कोई बहुपद आ सकता है, कोई भी बहुपद आएगा, तरीका यही रहेगा। जैसे यहाँ पे हो गया, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम ये गारंटी नहीं लेते हैं कि जो है ये √3 के जगह ही √2 आ जाए या 4 आ जाए, लेकिन इस पैटर्न पे सवाल आएगा। 3 आएगा तभी यही सवाल माना जाएगा, 2 आएगा तभी माना जाएगा, 5 आएगा तभी माना जाएगा। क्योंकि डाटा से कोई मतलब नहीं है, आपको तरीका आना चाहिए और उस तरीके में अंक बदला रहेगा, उस चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन वो तरीका वही रहेगा, सवाल वही रहेंगे, लगाने का हर एक कॉन्सेप्ट वही होगा। इस 25 क्वेश्चन में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसने हैं और आप देखिए, और हम बहुत ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, अब सीधे शुरुआत करते हैं। देखिए है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बहुपद से लिए है और ये वास्तविक संख्याओं से लिए हैं, दोनों दो चैप्टर से है। पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों के सत्यता की जांच कीजिए। ये अगर आपके एग्जाम में आया तो ये भैया 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का आएगा, ठीक है। तो देखिए है क्या, और ये आ चुका है कई बार एग्जाम में। सबसे पहले द्विघात बहुपद दिया है, इसके हम शून्यक निकालेंगे, अल्फा बीटा, ठीक है, आपको पढ़ाए होंगे। फिर शून्यक निकालने के बाद उनके जो शून्यक होंगे, फिर उनके गुणांक जो ए होता है, बी होता है, सी होता है, उनके गुणांक के बीच संबंधों के सत्यता की जांच करेंगे। देखिए, तो इसका शून्यक आप लोग खुद से निकालिए, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। मान लेते हैं ये पी एक्स कोई बहुपद है, ठीक है। तो अब शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, पी एक्स बराबर 0 करते हैं ना, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे। अब हम करते हैं 6 का 3 में गुणा कराते हैं, 6 3 कितना हो जाता है भैया 18। अब हमको ऐसी दो संख्या चाहिए गुणा करने पे 18 और घटाने पे 7 आ जाए। 6 3 का 18, 6 3 9 हो जा रहा है और 7 9 दूना 18, 9 में से 2 गया 7 बच जाएगा। तो हमारा 9 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 9 माइनस में है, यहाँ प्लस में क्यों हो गया, क्योंकि 9 में से 2 घटा के हमको 7 बचाना था, ठीक। अब आगे देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है और x कॉमन है। तो यहाँ से बचा 2x और यहाँ से 3 3 का 9 बचा। अब यहाँ पे कितने कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ x है, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एक कॉमन कर लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, 2x माइनस 3 दोनों में है, कॉमन कर लीजिए,
और यहाँ से 3x अब प्लस में 1 है, अब बराबर हो गया 0। ठीक, अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। एक मान मिल गया ना, इधर माइनस था इधर आ गया प्लस है और 3/2 है। ठीक, भाई गुणे में है यहाँ आ गया बटे में। और इसको करेंगे x प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x बराबर माइनस में 1 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 1/3। होगा कि नहीं? अब देखिए ये होता क्या है, जो पहला मूल मिलता है उसको अल्फा मानते हैं, जो दूसरा मूल मिलता है उसको बीटा मानते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा। अब यहाँ से हम निकालेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। इतना अगर आता तो 2 नंबर का 1 नंबर का रहता, लेकिन सत्यता की जांच करनी है तो योगफल और गुणनफल निकालेंगे। अब लिखिए मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो ये कितना आएगा, योगफल है अल्फा है 3/2 और बीटा है कितना -1/3। ठीक है, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका आ जाएगा 3/2 और -1/3। इसका एलसीएम 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 3 बार में कटेगा, 3 3 का 9 और माइनस यहाँ से 3 से 2 बार में कटेगा और उसके बाद 3 दूना 6। ठीक, अब ये अल्फा प्लस बीटा हो गया और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा 7/6। ये आपका हो गया मूलों का योगफल, मिला ना। अब लिखते हैं मूलों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 3/2 और बीटा कितना है -1/3। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 3 से 3 कटेगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 से 3 कट गया 2 और नीचे हो गया ऊपर -1/2 हो गया। अब सत्यता की जांच कैसे होती है, हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो वही लिखेंगे 6x² - 7x - 3। यहाँ लिख लीजिए सत्यता की जांच, इसीलिए 4 नंबर का आता है ना। 6x² - 7x - 3 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 6, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 7 और गामा c बराबर कितना हो जाएगा -3। अब हम लिखेंगे मूलों का योगफल। जो मूलों का योगफल होता है वो होता है -b/a। तो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। b का मान कितना है भाई साहब -7, a का मान कितना है 6 और एक माइनस क्या है, एक माइनस फार्मूला में है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, यहाँ से आएगा 7/6 और यहाँ से हम क्या निकाले थे, यहाँ से भी 7/6 निकाले थे, दोनों मैच कर गया ना। अब देखिए, अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a। यहाँ से डायरेक्ट जो है ये सवाल जो दिया है यहाँ से सीधे पूछ लेता है 1 नंबर का क्वेश्चन, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन भी बहुविकल्पी में आ सकता है। और जहां जहां ऐसा कुछ लगेगा हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट जैसे यहाँ से आपको एक समीकरण दे देगा 6x² - 7x - 3 बराबर 0 में जो है मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, यहीं से लिख देंगे -b/a, यहाँ से लिख देंगे c/a। यही डायरेक्ट इतना पूछ सकता है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन। अब c का मान कितना है भाई साहब, c का मान है -3 और a का मान कितना है, a का मान है क्या 6। तो यहाँ से 3 एकम 3 और 3 दूना 6 बचेगा क्या -1/2। ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू
बीटा। तो मूलों का गुणनफल अगर आप यहाँ देख रहे होंगे दोनों मैच कर गया, योगफल अगर आप यहाँ देख रहे होंगे दोनों मैच कर गया, है ना। तो लिखेंगे अतः सत्यता की सत्यता की क्या हो गई, जांच हुई। अब जो भी हिंदी हिंदी में लिखना होगा वो सब आप लिखते रहिएगा, ठीक है। ये सत्यता की जांच हो गई। चलिए इस क्वेश्चन को जो है आप लगा लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें 3 की जगह 2 दे सकता है, 2 5 दे सकता है, 7 दे सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। हम एक पे बताएंगे, बाकी आप सब लगाएंगे। देखिए है क्या, सबसे पहले हमको विरोधाभास लेके चलना पड़ेगा। क्या सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे, माना √2 √3 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम मानेंगे √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और विरोधाभास उल्टा जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मानेंगे, सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, हम मानेंगे परिमेय संख्या है, ठीक है। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में, Q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, P/Q बराबर हो जाएगा √3, और यहाँ लिखेंगे जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब आप समझिए ये क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या। सहअभाज्य का मतलब होता है कोई भी दो संख्या उनके बीच में कुछ भी कॉमन न मिले, जैसे हो गया 2 और 4, वो 2 और 3, 2 और 3 के बीच में एक के अलावा कुछ कॉमन है, यानी कि जिनका में से क्या हो, जिनका में से एक हो, वही होता है सहअभाज्य, ठीक है। जिनका में से क्या हो, एक हो। जैसे 2 3 इनके में से एक है, हम मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, 12 लेते हैं, 4 और 12 में कॉमन है कि नहीं 4, तो ये सहअभाज्य नहीं होगा। यानी ऐसी संख्या जिनके किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिले, वही सहअभाज्य संख्या कहलाता है, और पूर्णांक, ठीक है। अब समझिए इसको हम लिख सकते हैं P बराबर √3 Q, या तो लिख सकते हैं Q बराबर P/√3। P/ क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें। वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो Q² बराबर हो जाएगा P², अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि Q एक पूर्णांक संख्या है, Q एक पूर्णांक संख्या है। कैसे है भैया पूर्णांक, यहाँ लिखा है P व Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है। क्यों क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। इसलिए Q² भी एक पूर्णांक संख्या होगा। एक क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। अभी कैसे हम कह दिए, आप चेक कर लीजिए। अगर 5 कोई पूर्णांक संख्या है, 5 का स्क्वायर 25 भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, होगा कि नहीं, आता है। अब देखिए Q² का जो मान है वो P/P²/3 है। तो ये भी एक पूर्णांक संख्या मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये Q² के बराबर है। तो लिखेंगे अतः P²/3 भी पूर्णांक संख्या होगा। क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। अब यहाँ पे आप फंस गए। अब P²/3 अगर पूर्णांक संख्या है तो इसका मतलब जो P² है वो 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा, है ना। 3 से पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। अतः
पी स्क्वायर 3 से भाज्य है, पी स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसलिए पी भी 3 से क्या है, भाज्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक प्रमेय है कि अगर मान लेते हैं कोई एक संख्या a है, वो किसी संख्या के स्क्वायर से भाज्य होता है, तो वो संख्या उस संख्या से भी भाज्य होता है। जैसे अगर मान लेते हैं 5 है, 10 के स्क्वायर से यानी कि 100 से विभाजित होता है 5, तो ये 10 से भी तो विभाजित होगा 5। यही चीज प्रमेय है, और प्रमेय में आपको पढ़ाया गया होगा, हम पढ़ाए हैं, ठीक है, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे मानेंगे, माना, क्या मानेंगे, माना P/3 बराबर क्या मान लेते हैं हम, K1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? K1, ठीक। अब यहाँ से P बराबर हो जाएगा 3K1। इस समीकरण नंबर इसको मान लीजिए भैया आप 2। P बराबर क्या मान लेते हैं? 3K1। अब P का मान हम किसी समीकरण में रख दें, लिखें P का मान समीकरण किसमें रखें? 1 में रखने पर P का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा, P का मान कितना है? 3K1 का स्क्वायर बटे, अब देखिए Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 3 3 कितना हो जाएगा? 9K1 स्क्वायर बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3K1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, K1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बटे 3। Q स्क्वायर बटे क्या है? 3 है, ठीक है। K1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 3। अब यहाँ से फिर से हम यही लिखेंगे चूंकि देखो यहाँ पे क्या माने हैं, P/3 को माने हैं K1, यानी कि P/3 क्या है? एक भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए जो है K1 भी एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब लिखेंगे चूंकि K1 एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, एकदम हम डिटेल में बता रहे हैं, है ना, क्योंकि K1 एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि आखिरी यही है, धौधियाना नहीं, आराम से करना है, ठीक है। K1 क्या भैया? एक पूर्णांक संख्या है। अब इसके बाद फिर लिखेंगे, इसलिए K1 स्क्वायर भी पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। जब K1 स्क्वायर पूर्णांक संख्या है तो K1 स्क्वायर का जो मान है ना, इसलिए Q स्क्वायर बटे 3 भी पूर्णांक संख्या है। 3 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब यहां से लिख देंगे, अतः अब ये कब है, मतलब ये 3 से जब विभाजित करने पे Q स्क्वायर एक पूर्णांक संख्या मिल रहा है, इसका मतलब ये Q स्क्वायर क्या है? 3 से विभाजित है, अतः Q स्क्वायर 3 से, ठीक है, विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है। इसलिए Q भी 3 से विभाजित यानी भाज्य होगा, है ना, भाज्य होगा। अतः माना, क्या माने? Q स्क्वायर बटे 3 बराबर K2, तो यहाँ से Q बटे 3 बराबर क्या मान लेते हैं? K2, तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा 3K2। अब समीकरण नंबर क्या देख रहे हैं हम? समीकरण नंबर लिख दे 4, ठीक है, यहाँ से समीकरण नंबर 4। अब हमारा जो हमको सिद्ध करना था वो हो गया। देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि P व Q के बीच में एक उभयनिष्ठ संख्या मिल रही है, जो कि है 3, है ना। P व Q के बीच में एक जो 3 उभयनिष्ठ संख्या मिल रही है, और हमने माना था P व Q के बीच में सहभाज्य संख्या, यानी जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, यही बताए थे, जिनके बीच में कुछ भी उभयनिष्ठ ना मिले
वही क्या होता है, सहअभाज्य। तो यहाँ माने थे सहअभाज्य और यहाँ मिल गया ये p क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो वही चीज आप लिखेंगे समीकरण 2 तथा 4 से स्पष्ट है कि P व Q भाज्य संख्या है ना। P व Q क्या है, भाज्य संख्या है, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है। अतः √3 परिमेय संख्या नहीं है, √3 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से आपको, और दोनों क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। ये कभी कभी 2 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। अगर 2 नंबर का पूछेगा तो आप क्या कर सकते हो, ये लाइन एक ही गायब कर सकते हो, आप यहाँ से ये दोनों लाइन गायब कर सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ भी, यहाँ कहाँ गया, ये लाइन भी गायब कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ कुछ जो है लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ना है, बाकी कुछ कुछ लाइन आप गायब कर सकते हो अगर कम नंबर में आएगा। और ज्यादा नंबर में आएगा तो एक एक अक्षर लिखना है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तीसरा चौथा क्या है उसको लिखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन जो है हम लोग तीसरा और चौथा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा काफी कठिन था, और क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा हम आसान लाए हैं। इसी तरह से हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, कठिन और आसान मिला के, ठीक है, ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। अब देखिए जो है हम पढ़ा रहे हैं आपको पेपर के हिसाब से, आपको कठिन और आसान लगेगा उसके हिसाब से नहीं, ठीक है। आपको वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा, इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि पेपर के हिसाब से आपको पढ़ना है, ना कि आपको अच्छा लगने के हिसाब से, ठीक है। तो आइए देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा क्या है। अब ये है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जबकि y बराबर ms + 3। अब इस क्वेश्चन को हम क्यों उठाए, ध्यान से समझिए। अगर मान लेते हैं आपको ये m का मान ना ज्ञात करना, ऊपर वाला सिर्फ हल करना हो, तो वो भी एक विधि हो गई, ठीक है। चाहे विलोपन विधि, चाहे गुणनखंड गुणनखंड विधि, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से करेंगे, यानी सिर्फ इतना ही आ सकता है, और ये जरूरी नहीं है आए, टाइप हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे क्या, 2x + 3y बराबर 11, इसमें से और इसमें से, ठीक है। 2x - 4y बराबर -24, इन दोनों में से हम करेंगे क्या, m और x और y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। देखिए दोनों x, हम इसमें विलोपन विधि लगा देते हैं, दोनों x बराबर है, दोनों को क्या करिए, समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए, समीकरण 2 से 1 को घटा दीजिए। ये तो विलोपन विधि आप पढ़े ही होंगे घटाने पर, तो जब घटाएंगे तब देखिए विलुप्त हो जाएगा, 2x - 4y बराबर -24, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर हो जाएगा 11। तो जब घटाएंगे है माइनस, है माइनस, है माइनस, ठीक है, सब माइनस हो गया, है कट गया, प्लस माइनस मिलके 3 4 कितना हो जाएगा, माइनस में 7y बराबर ये कितना हो जाएगा, 4 1 5 2 1 3, माइनस में 35 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, और 7 5 35, y बराबर कितना बच गया, 5। y का मान कितना आ गया भैया, 5 आ गया। अब यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y कितना है, y का मान क्या पाए हैं, 5 बराबर 11, तो 2x + 15 बराबर 11, तो 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, 2x बराबर हो जाएगा 11 - 15, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस में 4
और x बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस में 2। x का मान हमने पा लिया और y का मान हमने पा लिया। अब y और x का मान इसमें रखेंगे। y बराबर mx प्लस 3 में x तथा y के मान रखने पर क्या करेंगे, y x तथा y के मान रखने पर। तो यहाँ से y का कितना मान है, y का मान है 5, m का क्या मान है वही निकालना है, x का कितना मान है माइनस में 2 अब प्लस में ये 3। तो यहाँ से हो जाएगा 5, 3 उधर जाएगा माइनस में 3 अब बराबर माइनस में 2 m हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2 बचेगा, माइनस में 2 m हो जाएगा। फिर m बराबर हो जाएगा 2 बटे माइनस 2, ठीक है, कट जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 1। m बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 1। m का मान हमने पा लिया, यही हमको निकालना था। अब देखिए यहाँ से ये जो सवाल है y का मान इतना रखने पे ये एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा आपको दे देगा कि ये ना पूछ के यही बस पूछ लेगा, अंक बदला रहेगा, तरीका यही रहेगा, ठीक। इसलिए हमने वो सवाल दिया। अब इसको देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² माइनस x प्लस 1/8 के मूल ज्ञात कीजिए। हमने मूल ज्ञात करने के लिए दो विधि पढ़ लिया है, एक सिद्धाचार्य विधि और एक गुणनखंड विधि। तो चलिए सबसे पहले इसको जो है निकालने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब 8 का एलसीएम लेंगे, 8 दूना हो जाएगा कितना 16x² माइनस 8x और प्लस में 1 और बराबर बटे में, सबके बटे में क्या हो जाएगा, सबके बटे में 8 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 16x² माइनस 8x और प्लस में 1, 8 का 0 में गुणा हो जाए 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 16 कम 16 हमको गुणा करने पे कितना लाना है, 16 का 1 में गुणा करेंगे, 16 गुणा करने पे 16 आए और जोड़ने और घटाने पे 8, 4 चौका 16 और 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। तो हमको मिल तो गया हमारा फैक्टर। तो क्या हो जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस में 1 बराबर 0। 16 में से यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा 4x, फिर बचेगा 4x, 4x बाहर निकल गया, माइनस में 1 बचेगा, 4x बाहर निकल गया, कितना बचेगा माइनस में 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा क्या 4x माइनस 1, अब एक बार और है 4x माइनस 1, दोनों बार 0 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो 4x बराबर माइनस इधर आएगा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1/4। एक मान इधर का पा गए, ऐसे इसको करोगे 4x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो 4x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो हमने दोनों मान क्या कर लिया, निकाल लिया। किस विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, सिद्धाचार्य सूत्र विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। ये तीसरा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ अंक बदल सकता है लेकिन एक सवाल जरूर 2 नंबर का आएगा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए। आई बात समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है ये 4 या 6 नंबर में आता है, काफी शानदार क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 2 अंकों की संख्या है, यानी कि वो 10 से लेके 99 तक है, कोई संख्या है। अगर वो संख्या और फिर संख्या को उलट दिया जाए, जैसे मान लेते हैं 32 है, 32 को उल्टेंगे 23, है ना। जैसे मान लेते हैं 46 है, 46 को उल्टेंगे 64। ठीक उसी तरीके से जब संख्या को उल्टा जा रहा है तो उलटने पर 66 हो जा रहा है जोड़ के, ठीक है। और वो संख्या, उन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना है 2 का है। यानी कि जैसे मान लेते हैं 24 हो सकता है, 42 हो सकता है, 53 हो सकता है, 35 हो सकता है, 64 हो सकता है। यही सब इन्हीं सब के बीच में अंतर क्या है 2 का है ना। देखिए हर जगह 2 का अंतर है, तो यही सारी संख्याएं यही सब हो सकती हैं। तो भाई हम गेस करके नहीं बता सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये देखिए कैसे सॉल्व होगा। कभी भी 2 अंकों की संख्या अगर माननी होती है तो आप मानते हैं, माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है। अब ई का है, ई 10x प्लस वाई का है, ध्यान से समझिए, इसको समझाएंगे हम यहाँ कहीं बगले। जैसे अगर हमने लिखा है 24, 24 को क्या लिख सकते हो 20 प्लस 4, अब 20 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे
10 + 4, ठीक है। तो देखो अगर ध्यान से देखेंगे ये 10, अगर आप ध्यान से देखेंगे इकाई का अंक 2 ही था और दहाई का अंक 4 ही था, है ना, लेकिन ये 10 आया कि नहीं आया ना। मान लेते हैं इकाई का अंक क्या है, x है, और दहाई का अंक क्या है, y है। माना माना दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक क्या है, x है। अतः संख्या क्या हो जाएगा, 10x + y होगा। संख्या क्या हो जाएगा, 10x + y। कैसे होगा, देखिए आई x है, आई y है, ये मान लिए हैं। तो अब यहाँ पे लिखा है 10, आई 2 क्या है, x है, आई 4 क्या है, y। 10x + y हुआ कि नहीं। ऐसे सभी संख्या होती हैं, लेकिन 3 अंकों की संख्या रहेगी तो दूसरा मानना पड़ेगा, और 1 अंकों की संख्या रहेगी तो बस एक ही मान लीजिए, ठीक है, चाहे x चाहे y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए दो अंकों की संख्या होती है 10x + y, ठीक है। और जब उनको उलटा जाए तो जो संख्या बनेगी वो होगी 10y + में x, उल्टा हो जाएगा। और इसका योग कितना दिया है, 66 दिया है। इसका योग कितना दिया है, 66। अब देखिए 10x और 1x कितना हो जाएगा, 11x। 10y और 1y कितना हो जाएगा, 11y = 66। अब इन दोनों में 11 कॉमन करेंगे तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 66। 11 से 11 काटेंगे तो x + y बराबर 11 × 6 = 66 हो जाएगा, ठीक है। x + y का मान 6 आएगा, ये समीकरण नंबर 1 है। तथा और भी कुछ दिया है, संख्या के अंकों का अंतर 2 है, x - y बराबर क्या है, 2 है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, चाहे जिस विधि द्वारा सॉल्व कर दीजिए। जोड़ने पर यानी कि x + y = 6 और x - y = 2। जब जोड़ेंगे x 2x हो जाएगा, आई खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस मिलके 6 2 8 हो जाएगा, आई कट जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 4। अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान कितना है, 4 + y = 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 - 4 और y बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे अतः प्राप्त संख्या 10, x का मान क्या है, क्या पाए हैं, 10 × 4 प्लस y का मान क्या है, 2। तो कितना हो जाएगा, 10 × 4 = 40 + 2 कितना हो जाएगा, 42। ये हमारा प्राप्त संख्या है। इसी तरह से लगेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया। आप देखिए ये सवाल दिए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब ये उलटने पे 66 हो रहा, अंकों का योग 2 ही है। इसी पैटर्न पे कई सारे सवाल आ सकते हैं। इसी पैटर्न पे सवाल आ सकते हैं, दे देगा दोनों अंकों का योग 9 है, उनको उलटने पे इतना गुना हो जाता है, मतलब तरीका यही रहेगा, इस तरीके का सवाल आना है, ठीक है, ये समझिए। अब देखिए ये अगला है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब इसके हर में 1 घटा दिया जाता है। अंश और हर जानते हैं भिन्न में होता है, और उसमें जब जोड़ा जाएगा तो 1/3 हो जाता है, और घटाया जा रहा है तो 1/4 हो जा रहा है। तो लिखेंगे माना भिन्न क्या है, x/y है। क्या मान लिए, भिन्न x/y है, ठीक है, जिसका अंश x है और हर y है, ठीक है।
तो अब यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो अब क्या रहा है कि ये जो भिन्न है x बटे वाई, इस उसके अंश में एक जोड़ा जा रहा है, तो अंश ऊपर वाला एक जोड़ दिया जा रहा है, तो ये कितना हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। तो यहाँ से जब आप गुणा करोगे तो 3 और x+1 और उसके बाद बराबर हो जाएगा y। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3x+3 और बराबर हो जाएगा y। ठीक, तो यहाँ से 3x - y माइनस प्लस में 3 बराबर हो जाएगा 0। इस समीकरण नंबर क्या करिए आप 1 मान लीजिए। तथा और कुछ दिया है, जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है और वह 1/4 हो जाता है जब इसके हर में एक घटाया जाता है, यानी कि वो जो भिन्न x बटे वाई था इसमें एक घटा दिया जा रहा है, तो ये 1/4 हो जा रहा है। 4 का x में गुणा हो जाएगा 4x और y का 1 में गुणा हो जाएगा yx। तो यहाँ से 4x - y और प्लस में 1 बराबर 0 ये हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, अब समीकरण देखिए y यहाँ है, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़िए या घटाइए, है ना। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, अब जब घटाएंगे तो क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि 3x - y और प्लस 3 बराबर 0 और यहाँ से हो जाएगा 4x - y और प्लस में 1 बराबर 0। तो जब घटाएंगे हाई माइनस हाई प्लस हाई माइनस। ठीक है, तो देखो 4x में से 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा और हाई प्लस माइनस से खत्म हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा प्लस में 2 बचेगा और बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करना है, x उधर करना है, माइनस में है, x बराबर 2 इधर है, तो x का मान कितना आ गया 2। ठीक, अब क्या करिए आप, यहाँ कुछ बचा है, जगह बचा है, और क्या बचा है, x का मान समीकरण किसमें रखें हम, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो 1 कहाँ है, तो 3 गुणे x का मान है 2 और माइनस y और प्लस में 3 और बराबर 0। तो 3 दूना 6 और प्लस 3 और y इधर आएगा, तो y हो जाएगा 6 3 कितना हो जाएगा और 9 और बराबर y। ठीक है, तो y का मान क्या मिल गया 9, अतः भिन्न 2/9 यानी x बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा 2/9 होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है 4 या 6 नंबर में आता है, ये भी 4 या 6 नंबर में आता है, ये 2 में आता है, ये भी 2 में आता है। ठीक है, तो अगर आया यही चारों क्वेश्चन वहाँ आ गया तो 2 दूना 4 और 4 4 8, 12 नंबर हो जाएगा चारों क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन जो है 7वां 8वां 9वां 10वां, ये चारों सवाल 2 चैप्टर से हैं, एक समांतर श्रेणी से है और ये निर्देशांक ज्यामिति से है। ठीक है, चारों के चारों सवाल आसान है और अन्य सवालों की तुलना में। देखिए है क्या, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। अब लिखेंगे, हम जानते हैं समांतर श्रेणी का यनवा पद। ठीक है, ए एन बराबर क्या होता है भैया, a + n - 1 इंटू डी होता है ना, होता है फार्मूला। हम आपको ए एन की जगह कौन सा निकाल दिया है, a 11, a 11 बराबर क्या हो जाएगा, a + 11 माइनस 1 इंटू डी। a 11 का मान कितना है 38, तो 38 बराबर a + 11 में से गया 10 डी। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसी तरीके से आप लिखेंगे तथा और कुछ दिया है, 16वां पद क्या है 73 है, a 16 बराबर हो जाएगा a + 16 माइनस 1 डी, और a 16 का मान कितना है 73, तो ये 73 बराबर हो जाएगा a + 16 में से 1 क्या हो जाएगा 15 डी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को अब क्या करिए, घटाइए।
है ना। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या है दिया है यहाँ से a प्लस 15d बराबर 73 है। समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे ताकि सब प्लस में आए। और यहाँ पे क्या है a प्लस 10d बराबर है 38। अब जब घटाएंगे तो है माइनस प्लस माइनस मिलके खत्म। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 15 में से ये जाएगा 10d बचे 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5d बचेगा। कितना बचेगा भैया 15 में से 10 गया 5d बचेगा ना। और यहाँ से आप इसमें से घटा दीजिए 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3 5 7 35 यानी d बराबर कितना हो गया 7। d बराबर कितना हो गया 7। d का मान आ गया 7। d का मान अब क्या करेंगे किसी भी समीकरण में रख देंगे। d का मान समीकरण किस में भी रख दीजिए 1 में रखने पर। तो जब 1 में रखेंगे तो 1 कहाँ है 1 यहाँ पे है 38 बराबर a प्लस 10 गुणे 7। अब ये हो जाएगा ठीक है 38 अब बराबर यहाँ से हो जाएगा a प्लस 10 में से 7 गया कितना बचेगा 10 7 70 हो जाएगा ठीक है। उधर जाएगा 38 माइनस 70 बराबर हो जाएगा ये a ठीक है। अब यहाँ से बचेगा 2 यहाँ 3 बचेगा ठीक है। और कौन सा माइनस का 32। अब जो है हम निकालते हैं 31वां पद a 31 बराबर हो जाएगा a प्लस 31 में से 1 गया कितना हो जाएगा 30d वो इस फार्मूले से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से a 31 का मान a का मान कितना पाए हैं भाई साहब माइनस में 32 और 30 गुणे d का मान कितना पाए हैं 7। तो यहाँ से हो जाएगा -32 और प्लस 7 3 21 हो जाएगा 210 और यहाँ से गया बचेगा 8 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1 ठीक है। 178 आंसर आ जाएगा। इसका मान a 31 का मान 178 आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा यही आंसर है ठीक। अब देखिए अगला सवाल जल्दी देखते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणज का मतलब होता है 15 तक 8 का गुणा करके लिखते रहिए। 8 को 8 8 दूनी 16 8 दाई 80 ऐसे और आगे 15 तक लिखने हैं ठीक है। जैसे लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणजों। आप लोग भी अगर आ रहा है सवाल तो लगाते रहिए साथ साथ ठीक है। वीडियो चलने दीजिए आप लोग लगाते रहिए। इससे ये होगा कि मतलब आप लोग की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। गुणजों का 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ठीक है कितना हो जाएगा। पहला 8 है दूसरा कितना हो जाएगा 8 दूना 16 तीसरा हो जाएगा 8 3 24 और इसी तरीके से ऐसे ऐसे हो जाएगा आपका 8 गुणे 15 ठीक है। वो छोड़िए उसको। अब हमको यहाँ से a बराबर क्या मिल गया 8 d बराबर कितना मिल गया 8 और n बराबर क्या मिल गया है हमको 15। तो हमारा फार्मूला होता है SN बराबर होता है n/2 और होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितने 15 गुणज निकालने हैं तो यानी कि आपको S15 का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 15/2 और 2 गुणे a का मान क्या है भैया a का मान है 8 और n यानी 15 माइनस 1 और d का मान क्या है 8 के गुणज है ना तो अंतर भी कितना होगा 8 ही होगा ठीक है। अब यहाँ से आप निकालेंगे 15/2 और हो जाएगा 8 दूना 16 और प्लस 15 में से 1 गया कितना हो जाएगा 14 गुणे 8। अब 15/2 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 16 और प्लस यहाँ से अगर आप देखेंगे एक काम करते हैं 16 को कॉमन ले लेते हैं। दोनों में क्या है 16 है 16 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा 1 यहाँ से बचेगा 8 और 2 कॉमन हुआ तो 7 बच जाएगा 7 दूने 14 हाँ बहुत सारे 2 8 16 यहाँ से हो जाएगा 15 गुणे 8 और 7 1 कितना हो जाएगा 8। अब गुणा करा लीजिए 15 8 120
और उसके बाद गुणे 8, 12 बटे कितना हो जाएगा 96, 960, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, गुणा करा लिए, 8 × 64 गुणे 15 करेंगे तब वो आएगा 960। ठीक, तो इस तरीके से ये भी हमने सीख लिया। अब ये भी ऐसे भी सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, पूछे जाते हैं, चांसेस हैं एकदम, मतलब अपने तरफ से तो हम ऐसा ऐसा सवाल छाट रहे हैं जो एग्जाम में आ ही जाए। ठीक है, अब देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, और -2, 9 से समदूरस्थ है। यानी कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना, समदूरस्थ का मतलब मान लेते हैं यही कहीं पे एक्स अक्ष होगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है, मान लेते हैं एक्स अक्ष पे एक्स दूरी चला गया, वाई अक्ष पे 0 दूरी चला गया है। मान लेते हैं यही पी है, इसका निर्देशांक एक्स, 0 है। समदूरस्थ का मतलब यहाँ से एक बिंदु होगा, एक बिंदु यहाँ से होगा, ये दोनों दूरियां बराबर होंगी। मान लेते हैं ये क्यू है और ये आर है, यानी पी क्यू और पी आर दोनों बराबर होगा तभी समदूरस्थ कहलाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि इनका निर्देशांक, एक का निर्देशांक 2, -5 है और एक का निर्देशांक -2, 9 है। तो अगर हम दूरी निकाल लेते हैं पी क्यू और हम दूरी निकाल लेते हैं पी आर, तो ये दोनों अगर बराबर कर देते हैं तब जाके हमारा एक्स का मान आ जाएगा। हम लिखते हैं कि पी क्यू के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ठीक है, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र पहले लिख लीजिए, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर, अब x1 x2 मान लीजिए, ये है x1 है, ये क्या है x2 है। ठीक है, ये, चलिए ऐसे नहीं मानना है, इसको मान लीजिए x1 y1, ये है x2 y2। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या, x2 कितना है, x है, x माइनस x1 कितना है 2। ठीक है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है माइनस में 5, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा पी क्यू बराबर एक्स स्क्वायर और उसके बाद फिर होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 बी स्क्वायर और -2ab 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4, और बी क्या है, ए क्या है, ए एक्स है और ये बी 2 है, 2 दूना 4 एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 5 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से पी क्यू का मान जो आ जाएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और उसके बाद प्लस 25, 4 कितना होता है 29। ठीक, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से पी क्यू का मान आ गया, अब लिखेंगे पी आर का मान। पी आर का मान हम निकालेंगे तो उसको x2 y2 है क्या है x1 y1 है क्या है x1 y1। तो इसका भी फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, होता है ना, हाँ होता है। तो पी आर बराबर हो जाएगा, यहाँ से x2 कितना है x है, x1 कितना है माइनस में 2 है। ठीक है, माइनस में क्या है 2 है, इसका होल स्क्वायर, y2 कितना है 0 है, y1 कितना है 9 है, x2 y2 x1 y1, y1 कितना है 9 है, इसका होल स्क्वायर। अब है ब्रैकेट लगेगा, पी आर बराबर हो जाएगा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 9 कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ से पी आर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4x प्लस में 81, ये हो जाएगा। तो पी आर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 81, 4 कितना हो जाएगा 85, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर क्या करेंगे 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ जगह नहीं है तो हम सोच रहे हैं कि यही हम आपको बता दें, लिखेंगे चूंकि क्यू तथा आर, क्यू तथा आर बिंदु पी से समदूरस्थ हैं, बिंदु पी से क्या है समदूरस्थ हैं, अतः पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा
पी आर हो जाएगा ना। तो पी क्यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 29। पी आर कितना है, एक्स स्क्वायर में प्लस 4x प्लस में 85। दोनों क्या है, करड़ी है, करड़ी हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 29 और बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 85। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 4 से इधर आएगा, 29 माइनस 85 और बराबर हो जाएगा 4x, और 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4x। अब अगर यहाँ से घटाएंगे, 15 में से 9 गया 6, ठीक है, और 7 बचा, 7 में से 2 गया 6, 5 माइनस में 56, 4 4 कितना हो गया 8x। अगर कटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 7। ये आपका भैया आंसर है ना। अतः p का जो निर्देशांक है वो कितना है, x जो p का निर्देशांक है x कामा 0, ये क्या है, x का मान कितना पाया, माइनस में 7 कामा 0, यही हो जाएगा। ठीक है, x अक्ष पर वह बिंदु वो क्या है, माइनस में 7 है, माइनस में 7। ठीक, अब आगे देखिए, बिंदुओं माइनस 3 कामा 10 और 6 कामा माइनस 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को माइनस 1 कामा 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए ये दो तरह का क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पे है, दोनों बिंदु मान लेते हैं ये A है ये B है, अब P कोई बिंदु है, एक इसी रेखा पर स्थित एक P बिंदु है जो इनको m अनुपाते n के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। कभी कभी m और n का मान देके इस बिंदु का निर्देशांक पूछ लेता है, और है दोनों बिंदु तो हमेशा जीवन भर दिया रहेगा। ठीक है, और कभी कभी क्या करता है, इसका निर्देशांक देके m और n का मान पूछ लेता है। ठीक, तो इन दोनों का मान आपको दिया है -3 कामा 10 और क्या दिया है 6 कामा माइनस में 8। आपसे इसका भी मान दे दिया है -1 कामा 6, यानी कि आपको अनुपात पूछा है, किस अनुपात में विभाजित करेगा, अर्थात m और n का मान आपसे पूछा है। अगर है x1 है y1 है, ठीक है, और x कामा y होता है, और ये क्या है x2 है और y2 है। ठीक, यही है। अब हम लिखेंगे कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र p x कामा y के लिए होता है, क्या होता है x1 और उसके बाद फिर m x2 उसके बाद प्लस n x1 और बटे होता है m प्लस n। ठीक, कामा m y2 प्लस n y1 और बटे होता है m प्लस n। ठीक है, मान रखिए x कामा y का मान है -1 कामा में 6, है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब यहाँ से क्या है, ये m का मान बताना है, x2 का मान क्या है नहीं पता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, x2 का मान यहाँ लिखेंगे 6 है, और n का मान कितना है, n का मान नहीं पता है, x1 का मान क्या है -3 है। ठीक, अब बटे m प्लस n नहीं पता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा, m का मान नहीं पता है, y2 का मान -8 और इसके बाद n का मान नहीं पता है, y1 का मान 10 होता है, अब बटे m प्लस n। अब ये हो क्या जाएगा, देखिए यही कामा है तो है x वाला इसके बराबर है y वाला इसके बराबर। ठीक है, तो -1 बराबर हो जाएगा आपका 6m और माइनस में 3n और बटे m प्लस n। इसी तरीके से कामा लगा के तो 6 बराबर हो जाएगा माइनस में 8m और प्लस में 10n और बटे m प्लस n। अब चाहे है सॉल्व करिए चाहे है सॉल्व करिए, दोनों में से कोई भी सॉल्व करेंगे आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस में 1 गुणे m प्लस n हो जाएगा कि नहीं, जब उधर जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6m माइनस 3n, तो -1 है यानी कि -m माइनस n बराबर 6m और -3n
अब m को इधर ले आइए -n, 3 इधर आएगा प्लस में 3n और 6m है और m इधर आएगा 1 में m हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2n और 6m 1 कितना हो जाएगा 7m। तो यहाँ से m n इधर ला दीजिए m बटे n और ये हो जाएगा 2, 7 इधर ला दीजिए 2 बटे 7, यानी कि m अनुपाते n बराबर हो जाएगा 2 अनुपाते 7। यही आपका क्या है आंसर है, यही अनुपात पूछा था। अगर आप इसको लेके सॉल्व करेंगे तब भी आएगा, एक ही सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 चारों समझ में आया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें हमने कितने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया अभी तक, जो इम्पोर्टेंट सवाल थे। ये आपका 5वां चैप्टर का था, ये 7वां चैप्टर का था, ठीक है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 7वां ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। 6वां है, 8वां है, बढ़िया बढ़िया चैप्टर तो अभी बचा हुआ है। 6वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां बहुत इंपॉर्टेंट है, 9वां इंपॉर्टेंट है, 10वां इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे तो अभी बचे हुए हैं। अभी इसको क्या करिए, नोट करिए, फिर हम देखते हैं अगला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये त्रिकोणमिति का है और ये तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर में 101% गारंटी है आएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए होता है, ठीक है। सिद्ध हमको करना है, तो हम क्या करते हैं LHS लिख लेते हैं, सीधे प्रूफ करते हैं बिना समय नुकसान किए। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ से 1 प्लस साइन से बटेगा, ये कॉस बचेगा, कॉस कॉस मिलके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस 1 प्लस साइन यहाँ पे बचेगा, कॉस से कॉस कटेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, हाई वाला इससे कटेगा तो ही बच जाएगा, फिर इसमें गुणा होता है ना अंश में, हाँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस एक का मान होता है 1 और साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 2 कॉस और 2 साइन ए, क्या हो जाएगा 2 साइन ए और गुणे 1, एक से कोनो मतलब नहीं है, तो इसको जैसे है वैसे लिख लीजिए। कॉस ए है तो लिख लीजिए, 1 प्लस साइन ए है तो लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और 1 यहाँ पे है 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं एक एक कितना हो जाएगा 2 प्लस वो नीचे कॉस ए, और ये हो सकता है 1 प्लस साइन ए, ये क्या हो सकता है 1 प्लस साइन ए, एक एक कितना हो जाएगा 2 और 2 प्लस 2 साइन ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ए, और हो जाएगा क्या 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इतना आपको शायद समझ में आया होगा। अब देखिए इन दोनों में क्या है 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या दिया हुआ है कॉस ए, और है क्या है 1 प्लस साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2 बटे कॉस ए। अब 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ऊपर जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, सेक ए। अब यही हमको लाना था बराबर आर एच एस, हेंस क्या हो गया प्रूव्ड, हेंस क्या हो गया प्रूव्ड, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि कॉशिक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए गुणा अगर कराया जाए तभी नहीं कुछ मिलने वाला है। चलिए दोनों तरफ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सीधे लिखते हैं प्रूफ, देखिए लिखिए कॉसेक ए माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए, और बराबर इधर हो जाएगा 1 अपान
टेन ए और उसके बाद प्लस कॉट ए हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए कॉस ए को लिख सकते हैं 1/sin ए। क्या लिख सकते हैं? 1/sin ए और माइनस साइन ए है, इसको इसे लिखिए। अभी कुछ किया जाएगा, अभी सेक ए को लिखिए 1/cos ए और माइनस कॉस ए, ये हो गया बराबर टेन ए का क्या होता है? साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए, और इसका होता है कॉट ए का कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे क्या हो जाता है? साइन ए। हुआ ना? अब देखिए साइन का साइन में गुणा होगा जाएगा तो 1 - sin² ए और बटे हो जाएगा साइन ए इंटू इसका कॉस का कॉस में गुणा हो जाएगा 1 - cos² ए और बटे क्या हो जाएगा? कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना? कॉस का कॉस में 1 - cos² ए बटे क्या है? कॉस ए, और है ही हो जाएगा ब्रैकेट में। होगा कि नहीं होगा प्यारे लाल? और यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए साइन का साइन में हो जाएगा, ऊपर एक है, और यहाँ से नीचे क्या हो जाएगा? साइन का साइन में तो sin² ए और कॉस का कॉस में क्या हो जाएगा? cos² ए और बटे में क्या है? साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू क्या है? कॉस ए, यही है ना? अब क्या हो जाएगा? यहाँ से लिखिए 1 - sin² बराबर होता है cos² और 1 - cos² बराबर होता है sin² और नीचे क्या है? साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए है ही 1/sin, ये है बटे के बटे है, तो ये चला जाएगा क्या? ऊपर चला जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे क्या बचेगा? साइन² ए प्लस cos²। अच्छा sin² ए प्लस cos² बराबर क्या होता है? 1 होता है। और देखिए हाई स्क्वायर से हाई स्क्वायर खत्म, है ना? हाई स्क्वायर से cos खत्म, हाई स्क्वायर से साइन खत्म, तो ऊपरा क्या बचा? cos थीटा इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, इधर क्या बचा? cos इंटू साइन ए, और इसका मान तो क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो 1 लिखा है उसे कोनो मतलब नहीं है। क्या है? cos ए इंटू साइन ए, sin² प्लस cos² बराबर 1 होता है ना, तो 1 हो गया। लिख लीजिए, उसका भी इज्जत बच जाएगा, cos ए इंटू साइन ए। ठीक है, LHS बराबर RHS। अब जब दो बीच में बराबर रहता है तो इसको इस वाले चिन्ह से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। हो गया क्या? हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार हमने इसको सिद्ध कर लिया। ठीक है, दोनों सवाल सिद्ध हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए है क्या, आपको सबसे पहले सवाल समझना होगा। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ से 20 मीटर ऊंचा एक कोई भवन है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। क्या मान लेते हैं? 20 मीटर। इसकी ऊंचाई कितना मान ले भाई साहब? 20 मीटर मान लेते हैं। अब भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल, यानी ये भवन का जो शिखर है इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है, और इसका ये जो भवन का शिखर है वो संचार मीनार का तल होगा। यहीं लिख देते हैं, ये मीनार है, ये क्या है? मंगल भवन है। ठीक, अब ये इसका क्या है? तल है भवन मीनार का, और मीनार का ही आधार है। यहाँ से कोई एक आदमी जो है देख रहा है, एक बार जब देख रहा है तल को, तो कितने अंश का कोण बना रहा है? संचार मीनार के तल का 45 अंश कोण बना रहा है, और जब ये देख रहा है शिखर को, तो ये कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो संचार मीनार की क्या है ऊंचाई है उसको ज्ञात कीजिए। हाँ, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है भैया? h है। मीनार की ऊंचाई h है।
एक बार यहाँ से ए मानिए, इसको मानिए बी, इसको मानिए सी और इसको मानिए डी। ठीक, अब क्या करिए, दो बार त्रिभुज लगाइए, दोनों में आधार आएगा, आधार अभी कॉमन हो जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा। देखिए समकोण त्रिभुज कैसे लगता है ध्यान से समझिए। मानते हैं सबसे पहले, माना संचार मीनार की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई h मीटर है, मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, सबसे पहले बढ़ता ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, है ना। तो ए बी हम जानते हैं, ये देखिए ये लंब है, ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार में कौन रिलेशन बताता है, टेन। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। तो बढ़ के लिए टेन कितना है, 60 अंश है। टेन 60 अंश बराबर लंब कितने हैं, लंब है आपका ए बी, आधार कितना है बी सी। 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3, और ए बी कितना है एच प्लस 20, यानी कि यहाँ से ये एच है, यहाँ से कितना है 20, और बी सी कितना है, बस वही बी सी है। तो यहाँ से आप बी सी बराबर लिख दोगे कि एच प्लस 20 और बटे में करड़ी में 3 इधर आ जाएगा, बटे करड़ी में 3। समीकरण नंबर 1 बी सी का मान आप पा गए। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई साहब, अब फिर से समीकरण हमारे पास एक ठू है छोटका वाला, डी बी सी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी बी सी में। तो समकोण त्रिभुज डी बी सी जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का मान कितना है, टेन 45 अंश। लंब कितना है, लंब आपका है बी डी, आधार कितना है, आधार आपका है बी सी। टेन 45 अंश का मान 1 होता है, बी डी का मान 20 होता है, और बी सी इधर है। तो बी सी उधर जाएगा, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 20, समीकरण 2। बी सी का मान यहाँ रख दीजिए, है ना। बी सी का मान, बी सी का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण जब 1 में रखेंगे तो बी सी की जगह 20 है, और यहाँ पे h प्लस 20 है, और कड़ी में 3 है। जब कड़ी में 3 उधर आएगा, 20 कड़ी में 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा h प्लस में 20, 20 उधर जाएगा, 20 कड़ी में 3 और माइनस 20 और बराबर हो जाएगा h। तो 20 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस में 1 बराबर h। यही तो आपका आंसर है, और यही होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक बात आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन चैप्टर था 8वें का और 9वें का था, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बचे हैं, और अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, ये 13 होगा, अभी 12 क्वेश्चन और बचे हैं। घर भी हमें जाना है, रात के बज चुके हैं 10, और फिर कल हम सुबह में एक क्लास और लाएंगे। सेकेंड पार्ट इसी का भाग इसको एक है, और दूसरा लाएंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और ये पूरा का पूरा सवाल आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जरूर जाएंगे, और उम्मीद करते हैं इन्हीं सब में से आएगा। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, 1 तारीख का पेपर बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट में, और ये बहुत जल्दी आ जाएगा, सुबह में ही आ जाएगा। चलिए ठीक है।